हाँ जी, स्वागत है आप सभी का वो रूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर और अब पढ़ते हैं अंतः प्रवाही नदियाँ, यानी कि इनलैंड जो रिवर्स है राजस्थान के अंदर वो कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर अंतः प्रवाही नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है घग्गर नदी का। घग्गर नदी का जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और दूसरा जो नाम आता है वो है हमारे पास कातली नदी, जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बहती है, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि सिक्कर से जो है वो निकलती है। तो पहली नदी तो घग्गर नदी, दूसरी कातली नदी जो कि सिक्कर से निकलती है, यानी खंडेला की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। और ये जो घग्गर है ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। फिर उसके बाद बात आती है साबी नदी की। देखो, जब मैंने आपको लूणी नदी बताई थी तब भी बताया था, एक तो है सागी और एक है साबी। तो सागी यानी कि सगे तो कौन रहते हैं? जो हमारा नमक खाते हैं। तो ये तो कौन सी नदी के अंदर है? लूणी नदी के अंदर। और साबी नदी जो है ये है अंतः प्रवाही नदी। यह है अंतः प्रवाही नदी। और ये किस तरफ जा रही थी? लूणी किस तरफ जा रही थी? इस तरफ जा रही थी, यानी कि अरब सागर की नदी हो गई है। तो लूणी नदी तो अरब सागर की नदी है, जबकि जो साबी नदी है वो कैसी है? ये अंतःप्रवाही नदी है। इसी को कई बार जो है वो साहिबी भी लिख देते हैं। इस साबी नदी को ही जो है वो कई बार साहिबी नदी भी जो है लिख दिया जाता है, जो कि कोटपुतली बहरोड से निकलती है और सेवर हिल्स जो है वो निकलती है। तो कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है वहां से निकलती है और सेवर की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और कोटपुतली बहरोड से जो है वो निकलती है। फिर एक नदी आती है हमारे पास अलवर की। उदयनाथ पहाड़ियों के अंदर मैंने आपको बताया था कि अलवर के अंदर एक नदी है रूपारेल। रूपारेल जो कि अलवर से निकलती है, और अलवर के अंदर भी जो है वो कहाँ से निकलती है? उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। अलवर से निकलती है और अलवर के अंदर भी कहाँ से? उदयनाथ पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। जब उदयनाथ पहाड़ी मैंने आपको बताई थी कि अलवर के अंदर स्थित है, तब ये भी बताया था कि रूपारेल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? उदयनाथ पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। फिर है एक काकने नदी। काकने नदी या फिर काकनी नदी भी इसको कई बार लिख दिया जाता है जब ट्रांसलेशन ठीक से नहीं करते हैं। तो काकने नदी या फिर काकनी जो नदी है जो कहाँ पर है? ये है जैसलमेर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जैसलमेर के अंदर भी नदी हो सकती है क्या? तो बिल्कुल, जो काकनी नदी और जो काकनी नदी है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, और कोटरी गांव से ये निकलती है। इसी को जो है वो मसूरदी नदी भी बोला जाता है। इसी नदी को जो है वो मसूरदी, ज़्यादा मशहूर है इसलिए जैसलमेर के अंदर बहती है, इसलिए मसूरदी नदी जो है इसी को बोला जाता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम कौन कौन सी नदी जो है वो अंतः प्रवाही नदियों के अंदर पढ़ने वाले हैं। घग्गर नदी, कातली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और काकने नदी। ये नदी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर? अंतः प्रवाह नदियों के अंदर। फिर अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की हल्का फुल्का बता दो कि ये कहाँ पर बहती है। तो देखो, ये तो हो गई घग्गर नदी। घग्गर नदी मैंने आपको बताया था गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है वो कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। फिर शेखावाटी क्षेत्र, फिर मैंने आपको इस तरीके से करके, और फिर ये जब क्लासिफिकेशन करवाया था तब बताया था ये लूणीवाड़ा क्षेत्र, ये नागौरी उच्च भूमि और ये शेखावाटी क्षेत्र। और फिर ये कौन सा आ गया था हमारे पास? ये शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अभी मैंने आपको बताया कौन सी नदी है जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है? वो है कातली नदी। तो कातली नदी जो है वो कहाँ पर है? सीकर के अंदर से निकलती है। और बहती कहाँ पर है ये भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अलवर की नदी आपको बताई, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? रूपारेल। ये अलवर के अंदर भी एक नदी है, कौन सी? रूपारेल। फिर उसके बाद अगर बात करें बाणगंगा, बाणगंगा तो रही गई यहाँ पे। यहाँ पे एक नदी और लिख लो, बाणगंगा। बाणगंगा नदी जो कि पहले तो अलवर से, जयपुर से निकलती थी, लेकिन जो विराटनगर पहले जयपुर के अंदर पड़ता था, आजकल ये कोटपुतली बहरोड के अंदर चला गया। कोटपुतली बहरोड के अंदर जो है वो चला गया, और वैराट हिल्स से जो है ये निकलती है।
तो अलवर के इधर आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर जो है वो कोटपुतली बैरोड और यहाँ पे कौन सी बाणगंगा। तो ये बाणगंगा नदी हो गई, ये रूपारेल नदी हो गई, ये कातली नदी हो गई, ये घग्गर नदी हो गई। फिर अगर जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं काकने नदी या मसूरदी नदी, तो ये इस तरफ जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ें तो, और यहीं पे कोटपुतली बहरोड की तरफ इस तरफ जाती हुई एक नदी आपको मिल जाएगी, कौन सी, साबी नदी, जो मैंने अभी सागी और साबी के अंदर डिफरेंस जो है वो बताया था। तो इस तरीके से ये नदियां हैं अंतः प्रवाही नदियां। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, घग्गर नदी की। घग्गर नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। और पहाड़ियों की बात करें तो शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है वो इसका उद्गम होता है। फिर जो है ये हिमाचल से उद्गमित होकर और राजस्थान के अंदर इस तरीके से आती हैं। यहाँ पर कौन कौन सा है, गंगानगर, और यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ से जो है वो गुजरती है। तो निकलती कहाँ से है, शिवालिक पहाड़ियों से, और जाती कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर जाती है, तो ये जाती है राजस्थान के अंदर जो है ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से जो है ये गुजरती है। फिर अगर हम आगे बात करें कि इसके जो एक मैंने आपको हनुमानगढ़ के अंदर जो है एक जगह बताई थी तलवाड़ा, यहां से जो है ये प्रवेश करती है। और एक नाड़ी और पाट, ये दो शब्द भी बताए थे, नाड़ी और पाट जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर यो घग्गर नदी का जो जहां पर ये घग्गर नदी बहती है तो घग्गर नदी को जो है वो नाड़ी या पाट जो है वो बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि नाड़ी या पाट जो है वो किसको बोला जाता है, घग्गर नदी को जो है वो बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो अंतःप्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं, घग्गर नदी है, कातली नदी है, साबी या साहिबी नदी है, बाणगंगा, रूपारेल और कांकड़ी नदी। मैंने बता दिया कौन सी नदी जो है वो कहां पर निकलती है और आगे हम देख लेंगे। फिर सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। तो मैंने बताया ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से करती है, जो तलवाड़ा है वहां पर टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर से जो है ये प्रवेश करती है। फिर बात करें कि ये कहां कहां से बहती है, तो ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से जो है होकर बहती है। और इसका अंतिम स्थान जो है वो कहां पर है, वो है पाकिस्तान के अंदर। और कौन सा, फोर्ट अब्बास। तो फोर्ट अब्बास नाम का जो पाकिस्तान के अंदर स्थान है वहां तक ये नदी जो है वो बहती है। तो इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। फिर इसकी अब मुख्य विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो एक तो इसकी नाम, सरस्वती नदी। हम पहले जो बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, जो सरस्वती हम बोलते थे कि भाई पहले भारत के अंदर जो है वो सरस्वती नदी बहती थी, तो हम ऐसा मानते हैं कि सरस्वती जो है वो राजस्थान के अंदर से बहती थी इस तरीके से। तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके बाद ये नदी जो है, जो घग्गर नदी इस तरीके से मुड़ गई, तो ये पहले जो सरस्वती नदी हम मानते थे ये उसी का अवशेष है। जो पहले सरस्वती नदी बहती थी ये उसी का अवशेष है, यानी कि पुराने समय के अंदर यही जो है वो सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी प्राचीन। और मृत नदी, नाड़ी और सोता नदी और दृश्यवती नदी जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये तो हो गए इसके कुछ प्राचीन नाम। फिर जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर, जो हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है, जो किला है, बटनेर का जो दुर्ग है, वो भी जो है वो इसके निकट स्थित है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि बटनेर का दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। और जो है वो किसके निकट स्थित है, जो घग्गर नदी है उसके निकट जो है वो स्थित है। फिर मैंने अभी आपको दो शब्द बताए थे, नाड़ी या पाट। नाड़ी या पाट, तो नाली या पाट क्या होते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर जब ये नदी बहती है तो इसी को स्थानीय भाषा के अंदर जो है वो क्या बोला जाता है, नाली या पाट जो है वो बोला जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर इस नदी को क्या बोलते हैं, हकरा बोलते हैं। राजस्थान में तो क्या बोलते हैं, नाली या पाट, और पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं, हकरा। पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं इसको, हकरा नदी जो है वो बोला जाता है।
और एक स्पेशल बात यह है कि जैसा कि यहाँ पर ही आपको नोटिस कर लेना चाहिए कि ये नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक पहाड़ियों से। इसका मतलब हिमालय पर्वत से इसका जो है वो उद्गम हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर आने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से होता है। तो ये बात भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि राजस्थान के अंदर आने वाली एकमात्र वो नदी बताओ जो कि हिमालय पर्वत से जो है वो उद्गमित होती है। तो वो कौन सी है? घग्गर नदी जो है वो है। फिर बात करें कि भारत के अंदर सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर भी जो है वो सबसे लंबी अंतः प्रवाही, यहाँ राजस्थान की बात नहीं कर रहे, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो वो भी क्या है? घग्गर है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कहाँ से जो है वो उद्गमित होती है? हिमालय पर्वत से जो है वो उद्गमित होती है। तो दोनों बात याद रखना है। हिमालय से उद्गमित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। फिर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? घग्गर। तो ये दोनों बात जो है, अगर भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान की भी सबसे लंबी हो जाएगी। लेकिन आगे हम बात करेंगे कांतली नदी के अंदर। कांतली नदी वो नदी है, अब चूंकि ये जो घग्गर नदी है ये राजस्थान के अंदर तो बहती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहती है, हिमाचल के वहाँ से उद्गमित हो रही है, तो इसका मतलब हिमाचल के अंदर भी, मतलब अन्य राज्यों के अंदर भी है, अन्य देश के अंदर भी है। लेकिन कांतली नदी ऐसी है जो कि राजस्थान के अंदर जो सिक्कर है, खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उद्गमित होती है। वहीं पर आसपास के अंदर जो है लगभग 100 किलोमीटर के अंदर बहकर और समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर, ओनली राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है राजस्थान की? तो वो हो जाएगी कांतली। ये तो थोड़ी सी साइड बात बता दी। अभी बात करते हैं घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी जो है वो हिमालय से उद्गमित होने वाली एकमात्र नदी और जो भारत की और राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी जो है वो मानी जाती है। फिर इसके किनारे पर कुछ सभ्यताएं भी जो है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे ये गई यहाँ पे, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़। तो ये जो हनुमानगढ़ है यहाँ पर जो है वो कालीबंगा, जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और पीलीबंगा, ये दोनों सभ्यताएं जो है वो इसी नदी के जो है वो किनारे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सभ्यताएं जो होती हैं वो नदियों के आसपास ही जो है वो देखने को मिलती हैं। तो घग्गर नदी के पास में जो है वो कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई? कालीबंगा और पीलीबंगा जो है वो सभ्यताएं विकसित हुई। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घग्गर नदी के बारे में हम ऐसा मानते हैं, घग्गर नदी के बारे में हम ऐसा मानते हैं कि जो प्राचीन काल के अंदर जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनके अंदर एक नदी का जो है जिक्र मिलता है, सरस्वती नदी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी है। तो इसके प्राचीन मार्ग को ढूंढने के लिए हमने दो व्यक्ति जो है वो अपॉइंट किए, एक तो राम जी, एक हनुमान जी। ऐसे याद रखेंगे, देखो याद करने का तरीका है, एक तो श्री राम और एक हनुमान जी। अब श्री राम से तो क्या याद रखेंगे? श्री राम वाड्रे, श्री राम वाड्रे। एक तो कौन थे? श्री राम वाड्रे। और हनुमान से क्या याद रखेंगे? हनुमंता राय, हनुमंता राय। तो दो व्यक्तियों को जो है अपॉइंट किया गया, श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय। तो जो है वो आप ये भी बात याद रखना कि भाई घग्गर नदी जो है इसका पुराना जो मार्ग क्या था, यानी कि कहाँ से ये बहती थी। तो इसकी खोज करने के लिए दो व्यक्तियों को जो है वो अपॉइंट किया गया, एक तो श्री राम वाड्रे और एक हनुमंता रॉय। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इसके प्राचीन नाम हो गए। फिर हनुमानगढ़ के अंदर जो भटनेर का दुर्ग है वो इस घग्गर नदी के पास में जो है वो स्थित है। फिर घग्गर नदी के जो अपवाह क्षेत्र हैं उसको स्थानीय भाषा के अंदर, यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर जो है वो क्या बोला जाता है? नाली या पाट जो है वो बोला जाता है। और पाकिस्तान के अंदर इसके जो स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाएगा? हकरा। पाकिस्तान के अंदर इसी नदी को जो है वो स्थानीय भाषा में क्या बोला जाएगा? हकरा। और राजस्थान के अंदर जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर इसको क्या बोला जाएगा? नाली या पाट जो है वो बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो हिमालय पर्वतमाला से होता है। भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो इसका मतलब राजस्थान की भी अंतः प्रवाही सबसे लंबी नदी यही है। लेकिन राजस्थान की नहीं, राजस्थान में, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, राजस्थान में जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कांतली।
राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी तो हो गई घग्गर, लेकिन राजस्थान में यानी कि ओनली राजस्थान के अंदर बहने वाली जो अंतः प्रवाही नदी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी होगी? कांतली नदी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो पुरातात्विक जो स्थल है कालीबंगा और जो पीलीबंगा जो सभ्यताएं हैं वो इसी नदी के जो तट पर जो है मतलब इसके आसपास जो है वो विकसित हुई थी। फिर मैंने आपको बताया श्रीराम वाड्रे और हनुमंता राय, इनको जो है वो प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसके मार्ग को खोजने के लिए इसका दायित्व जो है वो इनको सौंपा गया था। तो ये नाम ये आपको याद रखने हैं, श्रीराम वाड्रे और हनुमंता रॉय। तो ये हो गई हमारी घग्गर नदी। फिर अब हम बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी के बारे में एक चीज तो मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ये निकलती कहाँ से है? सिक्कर से। और सिक्कर में भी कहाँ से? जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। तो कांतली नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सिक्कर से होता है। सिक्कर के अंदर जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। फिर ये बहती कहाँ पर है? तो मैंने जब आपको बताया था शेखावाटी, तब मैंने आपको बताया था तोरावाटी। तोरावाटी कौन सी है? तो जिस क्षेत्र के अंदर कांतली नदी बहती है उसी को बोलते हैं तोरावाटी। अब जो है वैसे शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं शेखावाटी के अंदर। लेकिन चूरू के बारे में और बीकानेर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि चूरू और बीकानेर राजस्थान के वो जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। जब राजस्थान के अंदर इनके अंदर एक भी नदी नहीं बहती तो इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये नहीं आएगा। तो ये कहाँ से बहती है? ये तोरावाटी का मतलब सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र के अंदर जो है ये बहती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि भाई कहाँ कहाँ से बहती है। चूरू के अंदर से भी बहती है तो चूरू के अंदर से नहीं बहती है, क्योंकि चूरू और बीकानेर तो वो जिले हैं जहां पर एक भी नदी जो है वो नहीं पाई जाती है। फिर मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। घग्गर नदी की भी राजस्थान के अंदर लंबाई 100 किलोमीटर है। कांतली नदी की भी लंबाई 100 किलोमीटर है। लेकिन अगर वो ओवरऑल देखें, पूरी लंबाई देखें, जहां से वो निकली और फोर्ट अब्बास तक पाकिस्तान तक गई, उसकी लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं भारत की और राजस्थान की सबसे लंबी जो है वो अंतःप्रवाही नदी है। लेकिन सिर्फ राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कांतली नदी जो है वो हो जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको घग्गर नदी के अंदर बताया कि भाई हनुमानगढ़ के आसपास जो है वो पीलीबंगा और जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई, कालीबंगा, पीलीबंगा, इसी तरीके से ये जो कांतली नदी है इसके आसपास भी जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हुई गणेश्वर सभ्यता और दूसरी जो है वो हुई सोनारी सभ्यता। एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। तो गणेश्वर तो कहां पर है? तो ये तो है सीकर के अंदर। पहले नीमका थाना के अंदर आ गया था, लेकिन उसको हटाने के बाद जो है वो कहां पर है? सीकर के अंदर। और ये कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। तो ये जो दो सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, ये कौन सी नदी के किनारे हैं, मतलब उसके आसपास है? तो आपको याद रखना है कांतली नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो देख लेते हैं। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है जो कि कहां पर स्थित है? सिक्कर के अंदर। अपवा क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र, इसका मतलब कौन कौन सा? सिक्कर और झुंझुनू। याद रखना इसके अंदर चूरू नहीं आएगा। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू आता है, लेकिन तोरावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू जो है वो नहीं आता है। तो शेखावाटी और तोरावाटी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तोरावाटी के अंदर सिर्फ सिक्कर और झुंझुनू आता है और इसके अंदर चूरू भी शामिल हो जाता है। तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, तो राजस्थान की ना बोल के इसको बोलेंगे आप राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। पुरातात्विक स्थल मैंने आपको बताया, जो गणेश्वर सभ्यता है और जो सुनारी सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे जो है वो स्थित थी। यानी कि सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू के अंदर है, वो सभ्यता जो है वो इस कांतली नदी के तट पर यानी किनारे पर उसके आसपास जो है वो विकसित हुई थी। तो ये थी हमारी कांतली नदी। फिर अब हम बात करते हैं साबी नदी या साहिबी नदी के बारे में, कि साबी नदी और साहिबी नदी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए।
तो हम इसको लिख देते हैं सिर्फ साबी और साहिबी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया से याद रखना सेवर पहाड़ियां, और जो कि वर्तमान के अंदर कहां पर है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो साबी नदी कहां से निकलती है, साबी नदी निकलती है सेवर पहाड़ियों से, से याद रखना, ठीक है। और फिर ये कहां पर है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। तो ये कोटपुतली बहरोड के अंदर से निकलती है, तो इसका मतलब इसका जो अपवा क्षेत्र है, देखो ये इसको समझो थोड़ा सा, ये नदी ऐसी नदी है जो कि यहां से निकलती है और इस तरफ चली जाती है, हरियाणा की तरफ चली जाती है, यहां से निकलती है और हरियाणा की तरफ चली जाती है। तो जब यहां से निकल रही है तो यहां पर कोटपुतली बहरोड जयपुर और इस तरफ से निकलकर और गुड़गांव की तरफ चली जाती है। तो गुड़गांव की तरफ, हरियाणा की तरफ जाने वाली ये एकमात्र नदी जो है राजस्थान की मानी जाती है, जो कि गुड़गांव का जो मैदान है वहां पर जो है वो जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि हरियाणा की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है, तो ये है साबी नदी। इसीलिए इसको जो है, चूंकि ये हरियाणा की तरफ चली जाती है, इसलिए इसको जो है वो नजफगढ़ का नाला भी जो है वो बोला जाता है। नजफगढ़ का नाला जो है वो बोला जाता है। और ये किस तरफ जाती है, हरियाणा की तरफ चली जाती है। हरियाणा के जो गुड़गांव वाले जो मैदान है उधर जो है ये चली जाती है। तो हरियाणा के जो गुड़गांव मैदान है वहीं उस तरफ जो है वो जाने वाली राजस्थान की एकमात्र जो है वो नदी मानी जाती है। और कहाँ कहाँ से बहती है, कोटपुतली बहरोड से जो है वो निकलती है, फिर जयपुर और फिर खैरथल तिजारा से होती हुई जो है ये हरियाणा के अंदर चली जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से बहती है, तो ये निकलती कहाँ से है, कोटपुतली बहरोड प्लस जयपुर प्लस खैरथल तिजारा, यहां से ये होकर गुजरती है। और अंतिम स्थान कहां पर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव के जो मैदान है वहां पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो कोटपुतली बहरोड जयपुर और खैरथल तिजारा के अंदर बहती है, और ये अंतिम बिंदु कहां पर है इसका, हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के जो गुड़गांव जो मैदान है वहां पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखो, साबी नदी या साहिबी नदी या फिर नजफगढ़ का नाला। उद्गम स्थान सेवर पहाड़ियां, से याद रखना। कोटपुतली बहरोड के अंदर से निकलती है। अपवाह क्षेत्र कहां पर, एक तो कोटपुतली बहरोड जहां से निकल रही है, फिर उसके जस्ट जो टच में है जयपुर वहां पर, और फिर यहां पर खैरथल तिजारा भी लिखना, खैरथल तिजारा यहाँ से होती हुई ये हरियाणा के गुड़गांव के जो मैदान है वहां पर जो है ये चली जाती है। फिर राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि हरियाणा के जो गुड़गांव के मैदान है वहां पर जाती है। फिर बात करें कि इसके जैसे हर नदी के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस नदी के जो किनारे पर जो है वो जो सभ्यता विकसित हुई उसको जोधपुरा सभ्यता बोला जाता है। जोधपुर नहीं, जोधपुरा सभ्यता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जोधपुरा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बोलेंगे, साबी नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुरा जो सभ्यता है वो कहां पर स्थित है, तो वो एग्जैक्ट जो है वो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो ये जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे, साबी या साहिबी नदी। तो जो जोधपुरा सभ्यता जो है वो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है और इसी नदी के तट पर जो है वो ये मानी जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, किसके बारे में, साबी नदी के बारे में। फिर अगली हम बात करते हैं बाणगंगा की। बाणगंगा भी जो है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए ये भी जो है वो अच्छे से आपको पढ़नी है। बाणगंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये निकलती कहाँ से है, बैराट हिल्स, बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। पहले ये आती थी जयपुर के अंदर, लेकिन वर्तमान के अंदर जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, ये वहाँ पर चली गई। कोटपुतली बहरोड ये इस जिले के अंदर जो है वो अब चली गई।
तो अगर आप पूछा जाए वर्तमान के हिसाब से बताओ कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कोटपुतली बहरोड से जो है वो इसका उद्गम होता है। और कौन सी पहाड़ियों से होता है, बैराट पहाड़ियों से जो है वो इसका उद्गम होता है। फिर जो देखो ये जो है वो यहां से निकलती है, कहां पर, कोटपुतली बहरोड। फिर उसके बाद ये जो है वो जयपुर के अंदर प्रवेश करती है, फिर उसके बाद दौसा के अंदर, फिर भरतपुर के अंदर, इस तरीके से जो है ये बहती है। तो इसके अगर अपवाह क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो निकलती कहाँ से है, कोटपुतली बहरोड से। उसके बाद जयपुर के अंदर प्रवेश करती है, फिर उसके पास में जो है दौसा, वहां पर जाती है, और फिर भरतपुर के अंदर जो है ये यहां तक जो है ये जाती है। तो ये इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। कोटपुतली बहरोड से निकली, फिर जयपुर के अंदर, फिर दौसा के अंदर, फिर भरतपुर के अंदर। इस तरीके से सीक्वेंस क्यों याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि जयपुर के अंदर जो है वो इस पर क्या बना हुआ है, रामगढ़ बांध। क्या बना हुआ है, रामगढ़ बांध। और फिर हम धौलपुर की भी बात करेंगे, दौसा बीच के अंदर, फिर लास्ट के अंदर जो धौलपुर आता है, उसके जो भरतपुर आता है, भरतपुर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि भाई भरतपुर के अंदर जो है वो अजान बांध स्थित है। इस पर अजान बांध, तो इस पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो बाणगंगा नदी है उस पर कौन कौन से बांध हैं। एक तो है रामगढ़ बांध, और एक कौन सा है, अजान बांध, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर बात करें कि भाई ये पहले जो ये नदी थी ये यमुना के अंदर जाती थी, इस तरीके से जाके, और फिर ये जो है वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती थी। पहले ये जो बाणगंगा नदी थी ये जाती थी आगे, और यूपी के अंदर जो है वो, यहाँ पर यूपी वाले क्षेत्र के अंदर ये क्या, यमुना नदी के अंदर जो है वो मिल जाती थी। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो पहले अपनी मूल नदी से जो जाकर मिलती थी लेकिन वर्तमान के अंदर नहीं मिलती है, ऐसी नदियों को बोला जाता है रुंडित नदी। रुंडित नदी, बी हेडेड नदी, बी हेडेड रिवर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रुंडित नदी जो है वो राजस्थान के अंदर कौन सी है, तो वह है बाणगंगा। और ये दर्जा जो है वो रुंडित नदी का जो दर्जा है इसको कब मिला था, 2012 के अंदर जो है वो इसको दे दिया गया था। 2012 के अंदर ये मान लिया गया था कि भाई ये नदी जो है वो रुंडित नदी के अंदर काउंट होगी। कहने का मतलब अपनी जो मूल नदी है यमुना नदी, जिससे पहले मिला करती थी, अब ये उससे नहीं मिलती है, इसलिए इसको दर्जा दे दिया गया रुंडित नदी। फिर अगर हम इसकी बात करें परियोजनाओं की, और इसको बाणगंगा जो है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसको जो है वो अर्जुन ने अपने बाण से जो है वो उत्पन्न किया था, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा। फिर रास्ते के अंदर जब जयपुर के आसपास होती है तो इस यहाँ पर एक क्षेत्र आता है ताला मोड़, ताला के आसपास, तो इसलिए इसको ताला नदी भी बोला जाता है। तो ये कुछ नाम है कि भाई इनको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ताला नदी, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, ये सब इसके नाम जो है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर जैसा कि मैंने इसके बांधों के बारे में बताया, ये नदी यहाँ से निकली, फिर ये कोटपुतली बहरोड से निकल के ये गई जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर बांध है रामगढ़ बांध। जयपुर के अंदर इस पर कौन सा बांध है, रामगढ़। ये दौसा के अंदर, फिर यहाँ पर ये भरतपुर के अंदर गई, यहाँ पर इस पे कौन सा बांध है, अजान बांध। तो इस पे दो बांध है, एक तो रामगढ़ बांध और एक अजान बांध। तो अगर इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो पहले जो है वो कौन सा आएगा, उद्गम से देखेंगे तो पहले कौन सा आएगा, रामगढ़ बांध, उसके बाद कौन सा बांध आएगा, अजान बांध जो है वो आ जाएगा। और जो अजान बांध है इसके पास ही जो है वो केवलादेव स्थित है। भरतपुर के अंदर जो केवलादेव स्थित है वो भी इस अजान बांध के जो है वो पास में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। और आजकल ये एक बात और याद रखना कि अजान बांध के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो इसको पानी की सप्लाई देने के लिए जो करौली के अंदर जो पांचना बांध है वहां से जो है वो इसको सप्लाई दी जाती है। अब बात आती है कि अगर इसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो करौली से क्या है, यहाँ से मान लो करौली है तो यहाँ से इसको जो है वो पानी की सप्लाई दी जाती है। और ये कौन सा बांध है, ये है पांचना बांध। और ये पांचना बांध कौन सी नदी पर है, गंभीर नदी, गंभीरी नहीं गंभीर नदी।
और ये जो गंभीर नदी है ये सीधी यमुना से जाकर मिलने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पांचना बांध जो है वो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अजान बांध के अंदर जब पानी की कमी होती है तो इसी से पूर्ति की जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं बाणगंगा के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है? बै से बै याद रखना, बैराट हिल्स, बैराट की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? ये कोटपुतली बैरोड के अंदर, ये वर्तमान के अंदर स्थित है। जाति कहाँ से है? ये अपवाद क्षेत्र क्या है इसका? तो सबसे पहले तो कोटपुतली बैरोड से निकली, उसके बाद गई जयपुर के अंदर, फिर दौसा के अंदर और फिर भरतपुर के अंदर। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले कोटपुतली बैरोड, फिर जयपुर, फिर दौसा और फिर भरतपुर। कोटपुतली बहरोड, फिर जयपुर, फिर दौसा और फिर भरतपुर। ये सीक्वेंस आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। अन्य नाम क्या क्या है? अर्जुन गंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने अपने तीर से जो है वो, अपनी बाण से जो है वो इसका उद्गम किया था, इसलिए इसको जो है वो अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है। ताला नदी भी इसको बोला जाता है। और सिर छिन्न यानी कि रुंडित नदी, रुंडित नदी, बी हेडेड रिवर इसको जो है वो बोला जाता है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा मान, देखो बी हेडेड, इसको क्या बोला जाता है? रुंडित। अब रुंडित का मतलब क्या होता है कि वे नदियां जो किसी प्रमुख नदी में मिलने से पहले, यानी कि अपनी जो मूल नदी है जिसमें ये पहले मिला करती थी, उसमें मिलने से पहले ही अगर विलुप्त हो जाती हैं तो ऐसी नदियों को क्या बोला जाएगा? रुंडित नदी जो है वो बोला जाएगा। और बाणगंगा जो है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। और इसको ये दर्जा कब मिला था? 2012 के अंदर जो है इसको रुंडित नदी का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। तो 2012 के अंदर जो है वो इसको रुंडित नदी का दर्जा दे दिया गया था। तो क्या 2012 से पहले इसको अंतःप्रवाही नदियों के अंदर काउंट किया जाता था? नहीं, क्योंकि ये किसके अंदर मिल रही थी? यमुना के अंदर। यमुना नदी कहाँ पर मिल रही थी? अपने अरब सागर के अंदर जाकर मिल रही थी। तो इसका मतलब ये जो है वो कौन सी नदी, किस तरफ की थी? ये पहले अरब सागर की नदी थी, लेकिन वर्तमान के अंदर चूंकि ये पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको जो है वो 2012 के अंदर इसको अंतःप्रवाही नदी का जो है वो श्रेणी के अंदर काउंट कर लिया गया। कहने का मतलब इसको जो है वो रुंडित नदी जो है वो मान लिया गया। फिर जो है इसके कुछ बांध परियोजनाओं की बात करें कि भाई इस पर जो है बाणगंगा के ऊपर जो है वो कौन कौन से बांध परियोजनाएं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये निकलती है कोटपुतली बहरोड से, तो जयपुर के अंदर जो है वो थोड़ी दूरी पर ही जयपुर इसको मिल जाता है। तो जयपुर के अंदर यहाँ पर है रामगढ़ बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और ऐसा चूंकि इसके अंदर पानी नहीं रहता, आप कभी भी जाएंगे ये बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। तो अब ये परियोजना है कि जो ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर के अंदर, तो उससे जो है वो इसको सप्लाई दी जाएगी। कहने का मतलब इसके अंदर जो है वो पानी डाला जाएगा। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो ईसरदा बांध है उससे इसको जो है वो जलापूर्ति की जाएगी। किसको? रामगढ़ बांध को। और केवल जो अजान बांध है, दूसरा बांध कौन सा है इस पे? अजान बांध, जिसके पास में कौन सा है? केवला देव जो है वो इसके पास में ही स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये भरतपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? ये भरतपुर के अंदर है। और जब इसके अंदर पानी की कमी होगी, किसके अंदर? अजान बांध के अंदर। तो अजान बांध के अंदर जब पानी की कमी होगी, तो मैंने आपको बताया भाई करौली के अंदर एक पांचना बांध है। पांचना बांध उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 5 नदियों से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आएगा कि वो कौन कौन सी है। तो पांचना बांध जो है उससे इसको जलापूर्ति जो है वो की जाएगी, जो कि किस पर स्थित है? गंभीर नदी पर। गंभीर नदी पर स्थित है, करौली के अंदर है। पांचना बांध से जो है वो इसको जलापूर्ति की जाएगी। और एक इसको जो है वो यमुना लिंक नहर से भी जो है जोड़ा गया है। इस तरीके से यहां से तो पांचना बांध और ऊपर से जो यमुना नदी जा रही है, इससे डायरेक्ट जो है वो इसको जो है वो कनेक्शन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या स्थित है? मैंने अभी आपको बताया, केवला देव। इसलिए यहाँ पर पानी की उपलब्धता जो है वो बिल्कुल आवश्यक बन जाती है। इसलिए इसको जो है वो 2 लिंक से जोड़ा गया है, एक तो यमुना लिंक और एक पांचना बांध। इन दोनों से जो है वो इसको जो है वो जलापूर्ति की जाती है। तो दोनों आपको याद रखना है, एक तो यमुना लिंक और दूसरा पांचना बांध। यमुना लिंक से जोड़ा गया है इसको, और एक जो है वो पांचना बांध, जो कि गंभीर नदी पर जो है वो स्थित है। तो ये थी हमारी बाणगंगा नदी। अब हम पढ़ते हैं अलवर की जो है वो रूपा रेल। मैंने आपको जो है बताया था कि उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर जो है वो स्थित है। तो अलवर के अंदर जो उदयनाथ की पहाड़ियां हैं वहीं से जो है ये निकलती है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। हम किसकी पढ़ रहे हैं अब? रूपा रेल नदी के बारे में।
रूपारेल नदी के बारे में। तो उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम मैंने आपको बता दिया अलवर से होता है। अलवर में भी कहाँ से होता है, उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है वो इसका उद्गम होता है। तो अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए कि भाई रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है, तो वो जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। इसी का दूसरा नाम वराह नदी भी है। इसी का दूसरा नाम भी क्या है, वराह नदी भी जो है वो माना जाता है। फिर अगर क्षेत्र की बात करें कि ये कहाँ कहाँ से बहती है, अपवाह क्षेत्र इसके कौन कौन से होंगे, एक तो अलवरी हो जाएगा जहाँ से ये निकल रही है, उसके बाद जो है ये भरतपुर के अंदर, ए और बी याद रखना। लेकिन जो है आजकल बीच के अंदर क्या बन गया, ये डीग भी बन गया। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा, अलवर, डीग और भरतपुर। पहले तो इसको याद कैसे रखना, रूपारेल कहाँ से जो है वो बहती है, ए बी, अलवर, भरतपुर। लेकिन आजकल नया जो जिला बन गया बीच के अंदर, तो वो भी तो आ जाएगा, तो डीग भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा, अलवर, डीग और भरतपुर। फिर इस पर अगर बांध की बात करें, रूपारेल नदी पे के बांध की बात करें, तो यहाँ पर एक जो है वो बांध बनता है, सीकरी बांध। रूपारेल नदी पर जो है वो कौन सा बांध बनता है, सीकरी बांध जो है वो बनता है। और ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, डीग में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो ये, सीकरी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है, डीग के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सीकरी बांध कहाँ पर स्थित है, डीग के अंदर स्थित है, और ये कौन सी नदी पर स्थित है, रूपारेल नदी के अंदर स्थित है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहां से, जैसे मान लो ये उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, ये क्या है, ये अलवर है, फिर ये डीग आ गया, मान लो डीग, और फिर ये है भरतपुर। ये क्या है, भरतपुर। अब भरतपुर के अंदर जब आप जाएंगे, भरतपुर के अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ पे क्या है, ये भरतपुर, तो यहाँ पर इस पर बनी हुई है एक मोती झील। क्या है ये, मोती झील जो है वो बनी हुई है। और भरतपुर के अंदर जो लोहागढ़ है, ये मान लो ये क्या है, लोहागढ़। लोहागढ़ जो दुर्ग है, इन दोनों को जो है वो ये झील है, एक झील बनाई गई है, जो कि कौन सी नदी पर है, ये जो है वो रूपारेल नदी पर स्थित है। और यहाँ पर भरतपुर के अंदर ही क्या है, ये सब भरतपुर के अंदर है सब। तो यहाँ पर ही क्या है, ये जो लोहागढ़ जो दुर्ग है ये स्थित है। इन दोनों को आपस के अंदर जो है वो जोड़ा गया है सुजान गंगा के माध्यम से, जिनको कनेक्ट आपस में कर रखा है, इसको क्या बोलते हैं, सुजान गंगा जो है वो बोला जाता है। और मोती झील के बारे में भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हरित शैवाल होते हैं, जिसको हम काई बोलते हैं ना, काई जो हरे हरे कलर की आती है, पानी के ऊपर जम जाती है, तो हरित शैवाल जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब चूंकि वो जो हरित शैवाल होते हैं, ये उर्वरक बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। कहने का मतलब मृदा को उपजाऊ बनाने के अंदर वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इसलिए भी ये झील जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर जो है वो हरित शैवाल बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, और उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, उर्वरक बनाने के अंदर जो है वो किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं इसको। रूपारेल नदी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, वराह नदी। उद्गम कहाँ से होता है, अलवर से होता है। अलवर में कहाँ से, उदयनाथ पहाड़ियों से। अपवाह क्षेत्र अलवर ए और बी से, लेकिन बीच के अंदर क्या आ गया, डीग, जो नया जिला बन गया वो। तो अलवर, डीग और भरतपुर। सीकरी बांध, सीकरी बांध कहाँ पर स्थित है, डीग के अंदर स्थित है। वो जो है वो रूपारेल नदी द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। रूपारेल नदी पर ही जो है वो इसका निर्माण किया गया है। फिर महत्वपूर्ण आ जाता है मोती झील। मोती झील कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर स्थित है, भरतपुर में स्थित है, और एक मीठे पानी की झील है। सिंचाई के अंदर महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी बोला जाता है। क्योंकि मोती झील कहाँ पर स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। सिंचाई के अंदर इसका पानी काम में लिया जाता है, इसलिए भरतपुर की जो जीवन रेखा है वो किसको बोला जाएगा, मोती झील को जो है वो बोला जाएगा। फिर इस मोती झील के अंदर ही ये जो मोती झील है, ये जो मोती झील है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और नील हरित शैवाल क्या है, जो काई जम जाती है ना हरे कलर की,
उसी को जो है वो हरित नील शैवाल जो है, नील हरित शैवाल जो है वो बोला जाता है। और जो कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बनते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, उर्वरक बनाने के अंदर जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। सुजानगंगा क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक तरफ तो क्या है, यहाँ पर ये महल है और एक तरफ क्या है, ये हमारे पास मोती झील है, मोती झील है। और ये जो है वो लोहागढ़ दुर्ग है। अब इन दोनों को आपस के अंदर कनेक्ट करने वाली ये जो लिंक है, इसको बोला जाता है क्या, सुजानगंगा, सुजानगंगा। तो लोहागढ़ दुर्ग और मोती झील को कनेक्ट करने वाली जो लिंक है, इसको क्या बोला जाएगा, सुजानगंगा जो है वो बोला जाएगा। तो सुजानगंगा क्या है, मोती झील को और जो लोहागढ़ दुर्ग है इनको जोड़ने वाली एक नहर टाइप में बनाई गई, एक लिंक बनाया गया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सुजानगंगा जो है वो बोला जाएगा। तो ये थी हमारी रूपारेल नदी। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा जो पश्चिमी जो राजस्थान है, ये जैसलमेर मान लो, ये जैसलमेर है, तो यहाँ जैसलमेर के अंदर भी एक नदी पाई जाती है। वो कौन सी है, कांकने नदी, कांकने नदी या फिर कांकणी नदी भी इसको जो कई बार ट्रांसलेट कर दिया जाता है। अब चूंकि आप बोलेंगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर और वो भी जैसलमेर के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको क्या कर रहे हो, मशहूर कर रहे हो कि भाई ऐसी भी कोई नदी है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको और क्या बोल देते हैं, मसूरडी नदी। मसूरडी नदी जो है वो इसी को बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे मसूरडी नदी किसको बोला जाता है, कांकने नदी को। इसको जो है वो कई बार ट्रांसलेट भी जो है वो कर लिया जाता है कांकणी नदी। और ये कहाँ पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया जैसलमेर के अंदर स्थित है। और जैसलमेर के अंदर भी कहाँ पर स्थित है, एक वहां पर है कोटरी गांव, जो कटोरी होती है उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भाई कोटरी गांव है, वहां से जो है ये निकलती है। और ये राजस्थान की जो है वो सबसे छोटी नदी जो है वो मानी जाती है, लगभग 27 किलोमीटर। हालांकि छोटी नदी का दर्जा जल्दी से किसी को दिया नहीं जाता, क्योंकि नदियां तो जो है वो थोड़ी सी दूर के अंदर बारिश आई और फिर बह गई, उसको भी नदी बोलेंगे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जिसको हम छोटी नदी मानते हैं वो कौन सी है, कांकने नदी जो है वो मानी जाती है। और 27 किलोमीटर जो है वो इसकी डिस्टेंस जो है वो मानी जाती है। और इसके आसपास ही ये नदी है, इसके आसपास ही एक मीठे पानी की झील जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है, वो भी इस जैसलमेर के अंदर ये जो नदी निकल रही है, कांकने नदी निकल रही है, इसी के आसपास एक मीठे पानी की बुझ झील। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बुझ झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कांकने नदी से ये संबंधित है। कैसी है, मीठे पानी की झील है। सबसे छोटी नदी राजस्थान की ये जो है वो कांकने नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, कोटरी गांव से ये निकलती है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो देखो, कांकनी नदी या फिर कांकनेय नदी या फिर मसूरडी नदी, ये सभी इसी के नाम है। उद्गम कहाँ से होता है, जैसलमेर से होता है। जैसलमेर में कहाँ से, कोटड़ी गांव से। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है और लगभग इसकी डिस्टेंस कितनी कवर करती है, 27 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। और ये बुझ झील जो है, बुझ झील, ये भी इसी नदी से जो है वो संबंधित है, यानी कि इसी के आसपास स्थित है। और ये बुझ झील है वो कैसी है, एक मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो ये था हमारे पास कांकने या मसूरडी नदी। फिर अब हम पढ़ते हैं जो कुछ हमारी अंतः प्रवाही, इसके अलावा भी जो है वो कुछ अन्य छोटी मोटी जो है वो जिनके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से निकल रही है। तो वो कुछ अन्य हम अंतः प्रवाही नदियों के बारे में पढ़ें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए सांभर जो झील बनती है वो कौन कौन सी नदियों से बनती है। ये हमारे पास सांभर झील है, ये कौन कौन सी नदियों से बनती है। तो सीकर के अंदर जो खंडेला की पहाड़ियां मैंने आपको बताई हैं, तो वहां से आती है एक खंडेल नदी। ये खंडेला की पहाड़ियां हैं, कहां पर स्थित है, सीकर के अंदर। यहां से आती है खंडेल नदी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सांभर झील के अंदर एक नदी कौन सी आती है, खंडेल नदी जो है वो आती है। फिर जयपुर के अंदर
मनोहरपुर, मनोहरपुर, मनोहरपुर जो पहाड़ियां हैं वहां से जो है एक नदी आती है मेंथा नदी। तो दूसरी आपको याद रखनी है, एक नदी कौन सी आती है, मेंथा नदी कहां से आती है, जयपुर से आती है और मनोहरपुर पहाड़ी से जो है वो निकलती है। फिर एक आती है अजमेर से, ये क्या है, अजमेर। एक नदी आती है अजमेर से, रूपनगढ़, रूपन, अजमेर से जो नदी आएगी वो कौन सी है, रूपनगढ़। तो एक नदी तो खंडेला की पहाड़ियों से खंडेल नदी, एक मेंथा नदी कहां से आएगी, मनोहरपुर पहाड़ियों से, कहां पर, जयपुर के अंदर। अजमेर से कौन सी आएगी, रूपनगढ़। फिर एक जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से जो है वो नदी तुरंत आ जाती है, हम याद करने की बात है, तुरंत आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं तुरतमती नदी। डीडवाना कुचामन से कौन सी नदी आती है, तुरंत आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं तुरतमती नदी। और फिर इसके ऊपर नागौर नदी है, नागौर है, नागौर से जो है वो एक नदी निकलती है और उसका क्या नाम है, खारी नदी। नागौर से कौन सी निकल रही है, खारी नदी। अब देखो ये जो नदियां जो है वो चारों तरफ से पानी लेकर आती हैं और किसके अंदर डाल देती हैं, सांबर झील के अंदर जो है वो डाल देती हैं। तो खंडेला से तो खंडेल नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, तुरतमती नदी और खारी नदी, ये सब नदियां जो है वो ये क्या है, अंतः प्रवाही नदी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी नदियां जो है वो मिलकर किसका निर्माण कर रही है, सांभर झील का। इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। और ये सब किसके अंदर शामिल है, अंतः प्रवाही नदियों के अंदर शामिल है। तो देखो खंडेला हिल्स से निकल रही है कौन सी, खंडेल नदी। मेंथा नदी कहाँ से निकल रही है, मनोहर हिल्स से। रूपनगढ़ कहाँ से निकल रही है, अजमेर से। नावा डीडवाना कुचामन से कौन सी निकल रही है, तुरतमती। और नागौर से जो है वो कौन सी निकल रही है, खारी नदी। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि खारी नदी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये नाम जो है सामान्यतः आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक खारी नदी जो है वो सांभर के अंदर भी गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ अंतः प्रवाही नदियाँ। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। उसके अंदर सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है चंबल नदी। तो अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसके अंदर नदियां कौन कौन सी आएंगी, एक तो चंबल आएगी, एक चंबल की ही सहायक नदी कौन सी है, बनास, और बनास की सहायक कौन सी है, बेड़च, और एक है गंभीर। मैंने अभी आपको बताया था पांचना बांध, पांचना बांध करौली के अंदर जो कि गंभीर नदी पर जो है वो स्थित है, एक वो नदी हम पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस याद रखना, चंबल, चंबल की सहायक नदी बनास, बनास की सहायक नदी आयड़ या बेड़च, इसी को बेड़च भी बोलते हैं, और एक नदी जो है वो करौली के अंदर है, वो कौन सी है, गंभीर। अब चूंकि ये गंभीर है, ऐसे नहीं हल्के में नहीं लेती है, हर चीज को गंभीरता से लेती है, इसलिए करौली के अंदर से ये जो गंभीर नदी निकलती है ये यमुना के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जैसे मान लो कि ये बनास नदी है, ये तो जाकर मिलेगी चंबल के अंदर, फिर चंबल और किसी में, फिर ये इस तरीके से मिलती है। लेकिन जो गंभीर नदी है करौली के अंदर, ये डायरेक्ट मिलती है यमुना के अंदर। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। देखो चंबल, चंबल से एक याद रखना कि इसका एक तेल भी आता है, ऑयल। अब ऑयल आता है तो इसका मतलब ये है कि आप इससे क्या बना सकते हैं, पाव बना सकते हैं। कि आप इससे क्या बना सकते हैं, पाव बना सकते हैं। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है, जाना पाव पहाड़ियां, जाना पाव पहाड़ियां, पाव चंबल जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। और कहां पर है ये, एमपी के अंदर स्थित है। तो एक तो इसका उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए, जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहां पर स्थित है, एमपी के अंदर स्थित है। फिर ये किससे मिलती है आगे जाके, तो मैंने आपको बताया यमुना नदी से जो है ये मिल जाती है। चंबल नदी भी इसी से मिलेगी, हमारी जो गंभीर नदी है वो भी इसी से मिलेगी। लेकिन ये कहां पर मिलती है, यूपी के अंदर जाकर जो है वो यमुना नदी से जो है मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ, जाना पाव पहाड़ियां एमपी से हुआ,
इसका जो है वो संगम कहाँ पर हुआ, यमुना नदी से हुआ, और कहाँ पर हुआ, यूपी के अंदर जो है वो हुआ। यूपी के अंदर भी कहाँ पर, इटावा, इटावा के अंदर जाकर, यूपी के अंदर जाकर जो है ये मिल जाते हैं। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1051 किलोमीटर है, ये शुभ रखती है 51। तो 1051 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, जहां से उद्गमित हुई और जहां पर जाकर मिल गई। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1051। और राजस्थान के अंदर इसमें से कितनी है, 322 किलोमीटर। टोटल लेंथ 1051 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर कितनी, 322 किलोमीटर। तो यहां तक की बात देख लेते हैं। चंबल नदी उद्गम स्थान, चंबल नदी का उद्गम कहां पर होता है, विंध्यन जो पर्वतमाला है, जाना पाव पहाड़ियां। विंध्यन पर्वतमाला तो पूरी पर्वतमाला हो गई इस तरीके से ये, लेकिन उसके अंदर जो अगर पर्वतमाला की बात करें स्पेसिफिक, तो ये जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहां पर स्थित है, इंदौर के निकट एमपी के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यह क्षेत्र डॉक्टर अंबेडकर श्रेणी या महू क्षेत्र के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। फिर संगम कहाँ पर होता है, मैंने बताया यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, और उस वहाँ पर भी कहाँ पर, इटावा के अंदर। ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। फिर इसके लेंथ की बात करें तो 1051 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर है। पहले के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे आप तो ये 966 किलोमीटर बताई जाती थी, और 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बताई जाती थी। लेकिन नए आंकड़ों के हिसाब से 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और 322 किलोमीटर जो है ये राजस्थान के अंदर बहती है। फिर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, भाई ये बहती है तो रास्ते के अंदर कौन कौन से जिलों से होकर ये गुजरती है। तो ये प्रवेश तो कहां से करती है, देखो ये प्रवेश कैसे करती है वो आप समझो। ये राजस्थान, अब जो है ये है विंध्यन पर्वतमाला समझ लो, और यहां पर जो है वो जाना पाव पहाड़ियां समझ लो, और ये कहां पर, एमपी के अंदर। ये नदी इस तरीके से आती है और इस तरीके से जो है वो निकल जाती है। यहां पर हमारे कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़। तो ये कहां से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर से भी स्पेसिफिक अगर जगह की बात करें तो वह है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से जो है ये प्रवेश करती है। तो चौरासीगढ़ से जो है ये प्रवेश करती है। कहने का मतलब सबसे पहला जो अपवाह क्षेत्र की बात करें कि भाई अपवाह कौन कौन सा हो गया, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के आगे इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा कोटा बूंदी। यहाँ पे कोटा, यहाँ पे बूंदी, तो हाड़ौती वाला क्षेत्र तो क्या मिल जाएगा इसको, कोटा और बूंदी। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा इसको, सवाई माधोपुर मिल गया, करौली मिल गया, धौलपुर मिल गया, करौली धौलपुर। फिर इसको कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश हुआ, फिर कोटा बूंदी यानी कि हाड़ौती का ये कुछ क्षेत्र इसके अंदर आया, और फिर डांग क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है। तो ये क्या है, इसका अपवाह क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ के अंदर से जाके फिर कोटा बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां पर जो है ये नदी बहती है। देखो अपवाह क्षेत्र क्या क्या है, प्रवेश स्थल कौन सा है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कौन सी जगह है, चौरासीगढ़। हाड़ौती क्षेत्र जिसके अंदर कोटा बूंदी, और डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। एक चंबल के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या, चंबल के बारे में क्या याद रखनी है, सी कैसे, चौरासीगढ़ से, सी मतलब चंबल, चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है, तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, सी। ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, सी। फिर ये एक जलप्रपात बनाती है चूलिया जलप्रपात, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, सी। तो ये जो है वो आपको याद रखना है, चंबल सी, चौरासीगढ़ सी, चित्तौड़गढ़ सी, चूलिया जलप्रपात सी। तो ये सी से संबंधित जो है वो चंबल नदी से संबंधित है। ये भी थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा लेना। अभी पढ़ेंगे चूलिया जलप्रपात के बारे में भी पढ़ेंगे, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है इसकी सहायक नदियां।
सहायक नदियाँ, कि वो नदियाँ जो कि इसके अंदर आकर मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी है ये नदियाँ। तो आज क्या हुआ, माँ पापा ने, किसने, माँ पापा ने गुस्से में आज, माँ पापा ने गुस्से में आज काले घोड़े पर, किस पर, काले घोड़े पर चाकू से बार बार मारा। काले घोड़े पर चाकू से बार बार मारा। तो यहां पर मारा से तो कोई नदी नहीं बनेगी। अब देखो नदी कौन कौन सी है। मां से याद रखना मांगली, मां से कौन सी नदी, मांगली नदी। और पा से याद रखना पार्वती, ने से याद रखना नेवाज, गु से याद रखना गुंजाली। तो मांगली, पार्वती, नेवाज, गुंजाली। और मे से याद रखना मेज, आ से याद रखना आहू, काली से याद रखना काली सिंध। तो गुंजाली के बाद में मेज, मेज के बाद में आहू, आहू के बाद में काली सिंध। फिर काले घोड़े, घोड़े से याद रखना घोड़ा पछाड़। फिर पर से याद रखना परवन, चाकण, चाकू से याद रखना चाकण। फिर उसके बाद कू, ये जो चाकू वाला कू है इससे याद रखना कुन्नू, या फिर इसको कई बार कुन्नो भी लिख दिया जाता है। तो चाकू के अंदर चाकण और कू से याद रखेंगे कुन्नो या फिर कुन्नू। फिर से याद रखना सीप नदी, क्या, सीप नदी। और फिर बार बार से याद रखना बनास और ब्राह्मणी। तो इस तरीके से ये सारी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, वो है चंबल की सहायक नदियां हैं। तो माँ पापा ने गुस्से में आज काले घोड़े पर चाकू से बार बार मारा। तो माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से नेवाज, गुस्से में मतलब गुंजाली, मे का मतलब मेज, आ से आहू, काली से काली सिंध, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन, चाकू से, चा से मतलब चाकण और कू से कुन्नू या कोनो, एक ही नदी है दोनों। से सीप, बार बार मतलब बनास और ब्राह्मणी। ये नदी किसकी है, ये नदी सहायक नदी है चंबल की। देखो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, या इसको कई बार कुनो भी लिख दिया जाता है, कुन्नो, सीप, बनास, ब्राह्मणी, मेज, मांगली, गुंजाल, चाकण। ये सब नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन सी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ये वाला डायग्राम जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाते हैं। तो ये वाला डायग्राम अब याद करते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएं। देखो यहाँ पर क्या है एमपी, यहाँ पर क्या है एमपी, और वहाँ पर क्या है जानापाव पहाड़ियाँ। यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, यहाँ से एक नदी जो है वो इस तरीके से निकलती है। अब ये निकलकर और यहाँ पर क्या है चित्तौड़गढ़, और उसमें भी क्या है चौरासीगढ़। यहाँ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रही है, कहाँ पर चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही है, और कहाँ पर चौरासीगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पर प्रवेश कर रही है। यहीं चित्तौड़ के अंदर ही इसके अंदर एक नदी आकर मिल जाती है, वो है ब्राह्मणी। वो कौन सी है, ब्राह्मणी नदी जो है वो यहीं पर आकर मिल जाती है, चित्तौड़ के अंदर से निकलती है और चित्तौड़ के अंदर ही जो है वो इसके अंदर आकर मिल जाती है। तो सबसे पहली नदी इसके अंदर मिलने वाली कौन सी नदी हो गई,
ब्राह्मणी नदी जो है वो हो गई। फिर इधर से एक लंबी सी नदी इसके अंदर आती है, वो है काली सिंध। वो कौन सी है? काली सिंध। एक बात और याद रखना, इधर से जितने भी जो नदियां आएंगी वो पूरी की पूरी जो है वो एमपी से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट इधर क्या है? एमपी है। उधर वाली तो पूरी राजस्थान से आएंगी, लेकिन इधर वाली पूरी की पूरी जो है वो एमपी, मध्य प्रदेश से जो है वो आएंगी। तो ये काली सिंध भी कहां से आएगी? एमपी से आएगी। अब इसके अंदर आकर यहां पर एक आहू नदी मिल जाती है इसके अंदर। कौन सी नदी? आहू नदी। और जब ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, ये कहां पर मिल रही हैं दोनों नदियां? झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर मिल रही है। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, यहां पर स्थित है हमारे झालावाड़ का जो दुर्ग है। वो झालावाड़ का जो दुर्ग है वो यहां पर मिलते हैं। उसका नाम क्या है? गागरोण। तो गागरोण दुर्ग जो है वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और काली सिंध जो नदियां हैं उनके संगम पर स्थित है। तो ये तो था हमारा झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर जो गागरोण का दुर्ग है वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और काली सिंध के। फिर यहां से आती है एक परवन नदी। यहां से ये नदी कौन सी है? ये है परवन। और ये सब यहां से जो निकल रही है पूरी कहां से है? मध्य प्रदेश से, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। और ये जो है ये कहां पर जाकर मिलती है परवन नदी? ये कोटा के अंदर जाकर मिलती है। तो परवन नदी किसके अंदर आकर मिलती है? काली सिंध के अंदर आकर मिलती है। और कहां पर मिलती है? कोटा के अंदर मिलती है। परवन के अंदर आकर एक नदी मिलती है यहां पर झालावाड़ के अंदर। परवन के अंदर आकर मिलती है नेवाज। परवन के अंदर आकर कौन सी मिल रही है? नेवाज नदी मिल रही है। कहां पर मिल रही है? झालावाड़ के अंदर ये मिल रही है। फिर यहां पर तीन नदी आकर मिलती है। यहां पर जो है वो तीनों की तीनों ये कहां से निकल रही है? सब ये निकल रही है KSP। KSP मतलब मैंने आपको बताया था कुन्नो, सीप और पार्वती। कुन्नो, सीप और पार्वती जो कहां से है? ये कहां पर मिल रही है? ये यहां पर जो है वो किसके अंदर मिल रही है? चंबल के अंदर मिल रही है। तो चंबल के अंदर डायरेक्ट कौन कौन सी नदी मिल रही है? एक तो ब्राह्मणी मिल रही है, एक काली सिंध मिल रही है, और तीन ये नदियां जो है वो मिल रही है। फिर इसकी सबसे लंबी नदी जो है वो यहां से आती है। ये कौन सी है? ये है हमारे पास बनास, जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। ये है हमारे पास कौन सी? बनास, जो कि कहां से निकल रही है? यहां से निकल रही है, राजसमंद से निकल रही है। राजसमंद से निकल रही है। और राजसमंद के अंदर भी कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से। तो एक फैक्ट कम हो जाएगा, अभी बनास पढ़ाएंगे तब। राजसमंद से कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और मिलती कहां पर है? जहां पर ये सीप मिल रही है ना, सीप, वहां पर आकर ये मिल जाती है। और ये सीप कहां पर मिल रही है? इसको सवाई माधोपुर के अंदर मिल रही है। ये सवाई माधोपुर के अंदर, ये करौली के अंदर। कहां पे? ये कुन्नो जो है वो कहां पर? करौली के अंदर। और जो पार्वती है ये भी जो है वो कहां पर मिल रही है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये दोनों तो सवाई माधोपुर के अंदर मिल रही है, ये कहां पे मिल रही है? करौली के अंदर मिल रही है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार जो है वो नदियों का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पहले मिलती है, कौन सी बाद में। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। देखो ये यहां से निकली चंबल नदी, एमपी से जाना पाओ पहाड़ियों से निकल के, और इस तरफ जाके यमुना के अंदर यह मिल जाती है एमपी के अंदर, यूपी के अंदर। और चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है ब्राह्मणी, और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मिल जाती है। फिर एक काली सिंध नदी आती है यहाँ से, ये काली सिंध नदी आ रही है। और इसके अंदर आहू नदी आती है। इन दोनों का जो संगम स्थान है वहां पर है झालावाड़ का जो दुर्ग है, गागरोण का दुर्ग, ये स्थित है। फिर इसके अंदर आती है काली सिंध के अंदर परवन नदी। परवन नदी के अंदर आती है नेवाज नदी। तो ये दोनों मिलती है कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। और फिर दोनों मिलकर जो है वो कोटा के अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे जो है वो नवनेरा बांध स्थित है, कहाँ पर? कोटा के अंदर। किस नदी पर? काली सिंध पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया KSP, कुन्नो, सीप और पार्वती, ये तीनों की तीनों कहाँ से निकल रही है? एमपी से निकल रही है। सबकी सभी एमपी से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है। और मिल कहाँ पर रही है? के से याद रखना करौली, और फिर ये दोनों जो है एस से याद रखना सवाई माधोपुर, और पार्वती भी जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है।
फिर इधर से बनास नदी आती है, राजसमंद से निकलती है और खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और जो सवाई माधोपुर के अंदर जहाँ पर सीप नदी मिल रही है वहीं जो है वो ये बनास नदी भी मिलती है। और जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। तो चंबल पर वो जो त्रिवेणी संगम बन रहा है, जहाँ पर कौन कौन सी नदी मिल रही है, चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियाँ मिल रही हैं। इसको जो है वो क्या बोला जाएगा, रामेश्वर घाट त्रिवेणी। रामेश्वरम घाट त्रिवेणी जो है वो बनता है। रामेश्वरम घाट जो है त्रिवेणी कहाँ पर बनता है, सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर बनता है कौन कौन सी नदियों से, चंबल, बनास और सीप की जो नदियां हैं उनसे जो है वो मिलकर बनता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये सीक्वेंस याद करना हो वैसे तो देखो, चंबल नदी तो आपको पता ही है भाई, चंबल नदी पे बनेगा। फिर इसमें बै लेना, इससे मिलेगी बनास। फिर इसका सै लेना, इससे मिलेगी सीप। तो जो रामेश्वरम जो घाट जो त्रिवेणी बनता है वो कौन कौन सी नदियों की वजह से बनता है, चंबल की वजह से, बनास की वजह से और सीप की नदी से। चंबल में बै से लेना बनास, फिर सै से लेना सीप। इस तरीके से ये तीनों नदियां मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, त्रिवेणी जो है वो बनाती है। फिर अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वो क्या क्या है, देखो इसके अन्य नाम क्या क्या है। एक तो है चर्मणती नदी, प्राचीन नाम है। एक इसका कामधेनु और एक बारहमासी। बारहमासी क्यों, क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है 12 के 12 महीने। ऐसा नहीं है कि भाई मानसून आया तो बही, नहीं तो नहीं बही, हमेशा बैठती रहती है 12 के 12 महीने, इसलिए बारहमासी। बनास नदी जो है वो चंबल नदी की सबसे लंबी नदी है। देखो 2 फैक्ट आते हैं इसके अंदर। एक तो इसकी ओवरऑल सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो ये तो है बनास नदी, सबसे लंबी, ओवरऑल सबसे लंबी। लेकिन अगर राइट साइड की बात करें कि राइट साइड के अंदर सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो वो कौन सी आएगी, काली सिंध। तो चंबल की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, ये रही बनास। देखो कितनी लंबी है, बनास सबसे लंबी। और अगर राइट साइड की बात करें, ये तो लेफ्ट साइड के अंदर हो गया, राइट साइड की बात करें तो राइट साइड की यानी कि दाहिने हाथ की सबसे लंबी नदी जो है वो काली सिंध हो जाएगी। दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखो बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और काली सिंध जो है वो चंबल नदी के दाएं हाथ की, दाएं तरफ की जो है वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। समेला नहीं, सामेला। सामेला क्या होता है, जो काली सिंध और जो आहू नदियां मिल रही हैं, देखो ये काली सिंध और ये आहू नदी जो हम मिलती हैं, जहां पर गागरोन का दुर्ग स्थित है, इसको बोला जाता है सामेला। तो सामेला किसको बोला जाता है, सामेला। सामेला किसको बोला जाता है, कालू सिंध और जो आहू नदियां हैं ये जहां पर मिलती हैं, जहां पर इनका संगम होता है उसको सामेला बोला जाता है। और यहाँ पर जो है वो गागरोन का दुर्ग स्थित है, जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग में से जो है वो एक स्थित। अरे भाई पानी और कहीं पे है ही नहीं जहाँ पे ये दुर्ग हो। तो ये जो गागरोन का दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है, आहू और जो काली सिंध आती हैं जहाँ पर संगम होता है इनका, वहाँ पर जो है ये स्थित है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो गागरोन का जो दुर्ग है वो क्या है, एक जल दुर्ग है। ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। फिर त्रिवेणी संगम की बात करें तो मैंने आपको बताया कि भाई रामेश्वर जो घाट है सवाई माधोपुर के अंदर, वहां पर 3 नदियां मिलती हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी मैंने बताया, चंबल तो है ही, फिर इसका बै लेंगे बनास, फिर इसका सै लेंगे सीप। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, रामेश्वर घाट। फिर ये जो नदी है चंबल नदी, ये जो है जो पानी वाले जो जीव हैं उनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो जलीय जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इसके अंदर घड़ियाल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो गंगा डॉल्फिन है जो कि गंगा के अंदर जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन वो इसके अंदर भी पाई जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से जलीय जीव हो गए, मगरमच्छ हो गए, उदबिलाव हो गए, घड़ियाल हो गए, गंगा डॉल्फिन हो गए, ये जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ बताई थी, कौन सी, सी वाली। कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से जो है प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कहाँ से, 84 गढ़ से जो है ये प्रवेश करती है। और चूलिया जलप्रपात,
तो सी चित्तौड़गढ़ से, चौरासीगढ़ से और चूलिया जलप्रपात इस पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? चूलिया जलप्रपात। और ये भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो ये देखो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और स्पेसिफिक बात करें तो कहां पर? भैंसरोडगढ़ के अंदर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 18 मीटर है। फिर है हैंगिंग ब्रिज। जब आप इस नदी पर जाएंगे तो कोटा के अंदर, जैसे ये नदी बह रही है चंबल नदी, तो कोटा के अंदर एक जो है वो क्या बनाया गया है? एक ब्रिज बनाया गया है इस नदी पर। जैसे मान लो ये नदी ऐसे जा रही है, इसको क्रॉस करने के लिए इस पे क्या आ रहा है? एक ब्रिज बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज। अब हैंगिंग ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि तारों पर बनाया गया है इसलिए झूलता रहता है, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग ब्रिज। तो ये कहां पर बनाया गया है? कोटा के अंदर बनाया गया है। और कोटा के अंदर ही जो है, तो ये सबसे लंबा जो है हमारे पास हैंगिंग ब्रिज माना जाता है। और लगभग इसकी जो है वो लेंथ कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कितनी? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ मानी जाती है। फिर कोटा के अंदर ही जो है वो इस पर क्या बनाया गया है? एक रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट मतलब इसकी जो रिवर है उसके आसपास जो है वो ऐसे डेवलप कर दिया गया इस एरिया को, ताकि घूमने वाले लोग जो है वो इसके आसपास घूम सके। तो इसको बोलते हैं रिवर फ्रंट। ये भी कहां पर किया गया है? ये भी कोटा के अंदर जो है वो किया गया है। तो रिवर फ्रंट भी जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। और कहां पर बनाया गया है? कोटा के अंदर बनाया गया है। तो चूलिया जलप्रपात हो गया, झूलता हुआ पुल या फिर हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा चंबल नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा झूलता हुआ पुल जो है वो माई नदी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, लेकिन ये पहला है इसलिए आप इसको ज़्यादा याद रखना। रिवर फ्रंट, मैंने आपको बताया कि जो रिवर होती है, जो चंबल नदी है, उसके आसपास जो बिल्कुल उसके किनारे पर जो क्षेत्र है उसको विकसित कर दिया जाता है, ताकि जो दर्शक जो हैं, घूमने वाले जो लोग हैं, पर्यटक जो है वो उसके वहाँ पर घूम सके। इसको बोलते हैं रिवर फ्रंट। तो हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा के अंदर जो है वो बनाया गया है और राजस्थान का ये पहला रिवर फ्रंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान के अंदर तो सबसे पहला रिवर फ्रंट जो है वो कौन सा है? ये वाला, कोटा वाला। लेकिन राजस्थान की एक नदी थी, मैंने आपको जब पढ़ाया था, माही नदी। इस तरीके से ये चंबल नदी जो है यहां पर क्या बनाया गया है? रिवर फ्रंट। और ये कहां पर है? कोटा के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर रिवर फ्रंट कहां पर बनाया गया है? तो वो है कोटा के अंदर। फिर क्षेत्रीय महत्व की बात करें तो देखो, क्षेत्रीय महत्व ये है कि ये नदी जो है वो बहुत लंबी नदी है और इसके अंदर पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे जो बात आती है कि भाई ये एक तो जो जलीय जीव हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, एक ही राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो नदी है ये मानी जाती है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। मैंने आपको बताया 1051 किलोमीटर। टोटल लेंथ की बात करें तो कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी यही है। तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी का मतलब इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, और सबसे लंबी, इसकी लेंथ ज़्यादा है। और राजस्थान जो एमपी और जो राजस्थान है उनकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसके सहारे सहारे बहती है। जैसे मान लो कि ये तो है राजस्थान इधर, तो और इधर है एमपी, इधर है राजस्थान, तो इनके बॉर्डर किनारे पर जो है ये नदी बहती है। फिर बात करते हैं कि ये जो है वो गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होती है? ऐसे कहने का मतलब नीचे से थोड़ा डीप और साइड के अंदर से इस तरीके से, कहने का मतलब जो डीप इस तरीके से जो है ये गहरी जो नदी होती है उसको बोलते हैं गोर्ज। तो ये गोर्ज बनाती है, थोड़ी बहुत गहरी जो घाटियाँ होती है वो बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। तो ये भी किसके किनारे स्थित है? चंबल नदी। अब आता है इसका इम्पोर्टेंट चीज़, वो है इसके बांध। भाई इस पर कौन कौन से बांध जो है वो स्थित हैं, कौन सा तो राजस्थान के अंदर स्थित है, कौन सा राजस्थान के बाहर इस पर बांध स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कि ये है एमपी, यहाँ से ये निकल के और इस तरीके से जाती है। जब ये स्टार्ट होती है तो इसके पहले चरण के अंदर यहाँ पर एक क्या बनाया गया? बांध बनाया गया।
वो कौन सा? हमारे गांधी जी के नाम से, महात्मा गांधी बांध। कौन सा बनाया गया? गांधी सागर बांध। महात्मा गांधी तो मैंने लगा दिया, जो गांधी सागर बांध है ये बनाया गया, गांधी सागर बांध। और यहां पर जो है एक बनाया गया कोटा बैराज। थोड़ा डिस्टेंस का देख लेना, यहाँ पर कोटा नहीं आता, पर फिर भी मैं समझाने के लिए, कोटा बैराज ये प्रथम चरण के अंदर जो है वो इस नदी पर बनाया गया। कौन सा? एक तो गांधी सागर और दूसरा जो है वो कोटा बैराज। फिर दूसरे चरण के अंदर यहां पर बनाया गया राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये कौन से चरण में बनाया गया? दूसरे चरण के अंदर जो है वो बनाया गया। और ये कहां पर बनाया गया? जहां पर ये प्रवेश करती है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बनाया गया? राणा प्रताप सागर जो है वो बनाया गया। फिर तीसरे चरण के अंदर इस पर बांध बनाया गया जवाहर सागर, यहां पे जवाहर सागर। ये कहां पर है? ये भी कोटा बूंदी के आसपास स्थित है। तो ये है इसके ऊपर बांध। 4 बांध है टोटल। राजस्थान से बाहर कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि कहां पर स्थित है? एमपी के अंदर स्थित है। फिर राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर जवाहर सागर कोटा बूंदी के अंदर, और फिर कोटा के अंदर है कोटा बैराज। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध स्थित है। देखो, इस नदी पर प्रमुख बांध गांधी सागर बांध एमपी के अंदर स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी के अंदर, और कोटा बैराज तो आपको नाम से लग रहा है कोटा के अंदर स्थित है। अब अगर इसकी बात करें, इस पूरी नदी पर सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर जो स्थित है जो बांध, उनके अंदर से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है राणा प्रताप सागर बांध। जैसा कि नाम भी बड़ा है राणा प्रताप सागर, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर ये हो गए। राणा प्रताप सागर राजस्थान का, देखो राजस्थान का सबसे जो लंबा बांध है वो है, और गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर, पूरी नदी पर तो कौन सा बांध है? ये जो गांधी सागर है ये सबसे बड़ा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सहायक नदी है बनास नदी, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, तो वो टाइम आ गया। अब हम पढ़ते हैं बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। देखो 3 पहाड़ियां आपको याद होनी चाहिए, बिजराल, दिवेर और खमनोर। ये 3 पहाड़ियां हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? बिजराल, दिवेर और खमनोर। जो बिजराल है वहां से तो निकलती है खारी नदी, वहां से तो कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। फिर जो दिवेर है, देवर जो है, दिवेर से याद रखेंगे देवर, तो उसको देवर को जो है उसकी भाभी जी क्या कैसे रखती है? कोट पैंट पहनाकर, तो यहां से कोठारी। दिवेर, देखो नाम पूरा लिख लो चाहे, दिवेर, दिवेर, बिजराल और खमनोर, खमनोर। तो यहां से तो खारी नदी, यहां से कोठारी नदी, और यहां से जो निकलती है खमनोर से, ये है बनास नदी। और ये तीनों की तीनों कहां पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? राजसमंद से होता है। राजसमंद के अंदर भी कहां से होता है? जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। फिर आगे जाकर ये किससे मिल जाती है? जैसा कि हमने बताया, चंबल नदी से आकर जाके मिल जाती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा? रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ये चीज हमने वहां पर पढ़ ली। तो इसका संगम कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुर के अंदर होता है। सवाई माधोपुर के अंदर कहाँ पर? रामेश्वर घाट के अंदर होता है। फिर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी है 512 किलोमीटर। लगभग उसकी आधी जो है ये मानी जाती है। जो चंबल नदी थी 1051 किलोमीटर, उसकी लगभग आधी जो है ये मानी जाती है। तो ये हो गई क्या? इसकी लंबाई। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये राजस्थान के अंदर बहती है पूरी। भाई देखो, राजसमंद से निकल रही है, सवाई माधोपुर के अंदर जाकर जो है वो
मिल जाती है, तो पूरी की पूरी ये कहाँ पर पाई जाएगी, राजस्थान के अंदर पाई जाएगी। फिर बात आती है कि कहाँ कहाँ से बहती है। कहने का मतलब इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है। तो निकली कहाँ से ये, राजसमंद से निकली। राजसमंद से निकलकर राजसमंद से निकली, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये वाला क्षेत्र आता है। सबसे पहले राजसमंद से निकली, उसके बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसको मिल जाते हैं, और कुछ पोर्शन जो है वो उदयपुर का भी ले लेते हैं। तो ये तो आ जाता है इसका मेवाड़ वाला क्षेत्र। मेवाड़ के अंदर क्या क्या आ गया, राजसमंद आ गया, उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया और चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद जो है ये इस तरफ चली जाती है, कहने का मतलब जो करौली मालपुरा का जो मैदान है वहाँ पर चली जाती है। और यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर बहती है, एक तो अजमेर के अंदर और टोंक के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर वहाँ पर मिल जाती है, किससे, चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये अपवाह क्षेत्र क्या क्या हो गया इसका, एक तो मेवाड़ वाला क्षेत्र, राजसमंद से निकली, थोड़ा बहुत एरिया उदयपुर का लिया, फिर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उसके बाद ये तो मेवाड़ वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो है ये कहाँ पर चली जाती है, मालपुरा करौली के मैदान के तरफ। वहाँ पर क्या क्या है इसके पास, अजमेर आया, टोंक आया और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर मिल जाती है। तो ये इसका कौन सा क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र। फिर अब हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। भाई इसके अंदर जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो कौन सी है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, बनास की सहायक नदियां। तो आपको याद रखना है क्या, डाकण है कौन, मासी, मासी क्या है, डाकण है। और जो मैना है वो कैसी है, काली। तो मासी तो कैसी है, डाकण, और मैना कैसी है, काली। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, डाकण मासी और काली मैना। फिर एक बर्ड है मोर, कौन सा, मोर। एक बर्ड कौन सा है, मोर। वो ये सब मिलकर क्या करते हैं, आम को खा गए, आम को खा गई या फिर गए, ठीक है। अब डाकण से याद रखना यहाँ पे डाई नदी, डाकण से क्या याद रखेंगे यहाँ पे, डाई नदी। और मासी से मासी, मासी नाम की एक नदी इसके अंदर आती है। फिर काली से वहां पर क्या था, काली सिंध, यहां पर क्या है, काली सील, काली सील। तो यहां पर डाई, मासी, काली सील, और मेना से याद रखना मेनाल, मेनाल। फिर बर्ड से याद रखना बांडी, बांडी देखो इसके अंदर भी आती है, तो यहां पर बांडी याद रखना, बर्ड से बांडी। फिर मोर से याद रखना मोरेल, क्या, मोरेल, मोर से क्या याद रखेंगे, मोरेल। फिर आम से आपको क्या याद रखना है, आयड़, आयड़। और फिर को से क्या याद रखना है, आम को खा गई, तो आम से क्या याद रखना, आयड़, आयड़ तो हो गया आम से। फिर को से क्या याद रखना है, कोठारी। खा से क्या याद रखना है, खारी। मैंने आपको बताया था खारी नदी जो है वो अलग अलग जगह पर आती है। और गै से याद रखना है गलवा। ये इसकी क्या है, ये सहायक नदियां जो है वो है, किसकी, बनास की सहायक नदियां हैं। तो ये तो हो गई इसकी सहायक नदियां। लेकिन अब कौन सी नदी कहां पर आकर मिलती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो जैसे मान लो यहां से निकल रही है क्या, बनास नदी, इस तरीके से ऐसे निकल रही है, मान लो ये बनास नदी हमारे पास जो है वो निकल रही है। तो तीन तो मैंने आपको बताए थे, बिजराल, दिवेर और ये खमनोर। तो खमनोर से तो क्या निकल रही है, बनास निकल रही है। देवर को क्या बना के रखती है वो, कोट यानी कि कोठारी। और बिजराल यहाँ से क्या निकलती है, खारी। तो ये तो हो गया बिजराल पहाड़ियाँ, ये दिवेर पहाड़ियाँ और ये
खमनोर। खमनोर से मैंने आपको बताया जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है, खमनोर से ये निकलती है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जाकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर तो कोठारी नदी आकर मिल गई और यहाँ पर खारी नदी जो है वो आकर मिल गई। तो कोठारी नदी तो कहाँ पर मिल रही है, भीलवाड़ा के अंदर। कोठारी नदी तो कहाँ पर आकर मिल रही है, भीलवाड़ा के अंदर। और जो खारी नदी है वो कहाँ पर मिल रही है, बिगोद के अंदर। बिगोद यहाँ पर एक जगह है, वो बिगोद के अंदर जो है वो आकर मिल जाती है। और बिगोद जो है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर इधर से नीचे से जो है वो एक नदी आती है ऐसे, फिर ये एक झील के अंदर गिरती है और फिर ऐसे निकल जाती है। तो जब ये आती है तब तो इसको बोलते हैं आयड़। आयड़ का मतलब आ रही है, तो ये तो हो गया आयड़। और जब ये इसके अंदर से निकल के बाहर आती है तो फिर इसको बोलते हैं बेड़च। क्या बोलते हैं इसको, बेड़च। और ये जो है वो इस बनास के अंदर आकर मिल जाती है। तो ये आयड़ नदी जो कि कहाँ से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। उदयपुर के अंदर भी कहाँ से, गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। तो गोगुंदा आयड़ की जो है वो निकलती है, फिर एक झील के अंदर गिरती है, उसको क्या बोलते हैं, उदय सागर। उदय सागर। तो उदय सागर मतलब एक नई झील का जो एक नई नदी का निर्माण कर देती है। आती है तब तो उसके अंदर आयड़ होती है, लेकिन जब इसके अंदर से निकलती है तो कौन सी हो जाती है, बेड़च जो है वो हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन कुछ नदियों को जो है वो आप याद रखेंगे। फिर आगे जाके एक नदी इसके अंदर डाई मिल जाती है, फिर जो है वो यहाँ पर डाई आके मिल जाती है। फिर उसके अंदर जो है वो जहाँ पर ये मिल रही है वहीं पर ये मिलेगी डाई नदी। यहाँ पे क्या है, ये डाई नदी जो है वो यहीं पर जो है वो आकर इसके मिल जाती है। और फिर आगे जो है वो दो नदी आती है, एक तो मासी और एक बांडी। ये तो हो गया मासी, और जहाँ पे ये मिल रही है वहीं कौन आ रही है, बांडी। ये तो हो गई मासी नदी और ये हो गई बांडी नदी। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मासी और बांडी नदी जो है वो आती है। उसके बाद जो है वो मोरेल और काली सील। फिर आगे जो है वो मोरेल और काली सील। इस तरीके से ये नदियां जो है वो आकर मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये तीन पहाड़ियां याद रखना, बिगोद, दिवेर और खमनोर, खारी, कोठारी और बनास। बनास नदी जो है वो आगे जाकर बड़ी नदी का निर्माण करती है। फिर ये दोनों जो है इसी नदी के अंदर आकर जो है वो मिल जाती है। कोठारी नदी कहाँ पर मिलती है, भीलवाड़ा के अंदर जो है वो आकर मिल जाती है। फिर यहाँ पर ही भीलवाड़ा के आगे आप जब चलेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसको क्या मिलता है, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो बनास नदी पर जो है वो स्थित है। फिर आगे जो है वो डाई नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है, किसके अंदर, खारी नदी के अंदर। तो खारी और डाई जो है वो आकर एक त्रिवेणी संगम बना लेते हैं। कहाँ पर, अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर जो है वो एक त्रिवेणी संगम, नहीं अजमेर से तो ये निकलती है, अजमेर से तो ये क्या करती है, निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए डाई नदी कहाँ से निकलती है, तो अजमेर से निकलती है। और ये जो मासी है ये भी अजमेर से निकलती है। तो अजमेर से डाई और मासी ये दोनों के दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, अजमेर से जो है वो, अजमेर से जो है वो निकलती है। फिर ये जो बांडी और जो मोरेल नदी है, ये बांडी और ये जो मोरेल नदी है ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दोनों की दोनों नदियां जो है वो जयपुर से निकलती है। फिर जो काली सील नदी है, काली सिंध और काली सील के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। काली सिंध जो है वो चंबल के अंदर आकर मिलती है, काली सील जो है वो किसके अंदर, बनास के अंदर आकर मिलती है। और जो कि कहाँ से निकलती है, सवाई माधोपुर से आकर जो है वो इसके अंदर यहाँ से निकलती है। और फिर आगे जाकर ये किसके अंदर मिल जाती हैं, चंबल के अंदर आकर मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है वो क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम जो है वो बनाती है, किसके साथ मिलकर, सीप नदी के साथ मिलकर। और रामेश्वर जो है यहाँ पर, वहाँ पर जाकर जो है ये क्या कर लेती है, त्रिवेणी संगम जो है वो बना लेती है।
फिर बात करें कि भाई ये जो है, जो मासी और जो बांडी नदी मिल रही है, मासी और जो बांडी नदी मिल रही है, ये कहां पर मिलते हैं? मेनाल नदी। ये जो नदी मिल रही है ये कहां पर मिल रही है? ये जो बिगोद के अंदर जो है वो मिल रही है। भीलवाड़ा के अंदर जो बिगोद है वहां पर जो है ये मिल रही है। ये बिगोद के अंदर जो भीलवाड़ा है वहां पर जो है ये मिल रही है। और जो ये बांडी और मासी मिल रही है, ये बांडी और ये मासी जो मिल रही है ये कहां पर मिल रही है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मासी और जो बांडी मिल रही है ये टोंक के अंदर मिल रही है। कहां पर? टोंक के अंदर जो है वो मिल रही तो है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाते हैं। एक तो बिगोद बन जाता है, एक टोंक बन जाता है, टोंक के अंदर बन जाता है, और फिर एक जो है वो कहां पर बन जाता है? जो रामेश्वर घाट है वहां पर जो है वो बन जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये वाला, इसके अंदर ये नदी आपको पता होना चाहिए। देखो ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर ये चंबल नदी के अंदर आकर मिल जाती है, और यहाँ से निकलती है एक सीप नदी, और यहाँ पर क्या बनाती है कि रामेश्वर घाट, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, ये तो पता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बिजराल, दिवेर और खमनोर। तो बिजराल से कौन सी नदी? खारी नदी। दिवेर से कौन सी नदी? कोठारी नदी। ये इसके अंदर आकर जो है वो मिल जाती है। फिर यहाँ पर बीच के अंदर जो है वो क्या मिल जाता है आपको? बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो टोंक के अंदर स्थित है, और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर जो है वो स्थित है। फिर अजमेर से निकलती है दो नदी, फिर अजमेर से निकलती है डाई और मासी। कहाँ से निकल रही है? अजमेर से। फिर एक है बांडी नदी, एक है मोरेल नदी, दोनों के दोनों कहाँ से? जयपुर से निकल रही है। फिर एक सवाई माधोपुर से नदी निकल रही है, काली सिल। ये नदी जो है वो इस तरीके से आकर इसके अंदर मिल जाती है। और नीचे की बात करें तो ये उदयपुर से एक नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, आयड़ नदी। फिर ये एक झील के अंदर गिरती है, और झील के अंदर गिरने के बाद ये क्या कहलाती है? बेड़च नदी जो है वो कहलाती है। पहले होती है आयड़ नदी, और उसके बाद जो है वो क्या कहलाती है? बेड़च नदी जो है वो कहलाती है। फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कोठारी, खारी, डाई, दाई नहीं डाई, मोरेल, मासी, या फिर इसको ऐसे मासी ऐसे भी लिख सकते हैं, बांडी, काली सील और सोहदरा, बेड़च, मेनाल और गलवा। ये पहाड़ियाँ जो हैं वो, ये जो नदियाँ हैं ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और मैंने आपको बता दिया बिजराल, दिवेर और खमनोर। देखो ये तो दिवेर, ये बिजराल, और ये खमनोर से जो बनास नदी जो है वो निकल ही रही है। फिर डाई, और डाई नदी के बारे में मैंने आपको बताया अभी, क्या? अजमेर से निकलती है। और मोरेल जो है वो कहाँ से निकल रही है? बस्सी, जयपुर से निकल रही है। मासी जो है वो अजमेर से निकल रही है। बांडी जयपुर से, कालीसील करौली से, और सोडारा या सोहदरा जो है वो अजमेर से निकलती है। बेड़च नदी जो है वो मैंने आपको बताया था कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, उदयपुर से। फिर एक झील के अंदर उदय जो सागर झील है उसके अंदर गिरती है, और फिर जो है वो बेड़च नदी कहलाती है। तो ये आयड़ या बेड़च जो एक ही नदियाँ हैं। मेनाल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, और जो गलवा है वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर स्थित है। फिर बात करें कि खारी नदी जो है वो बनास नदी की सबसे लंबी नदी है। खारी नदी जो है वो बनास की सबसे लंबी नदी है। खारी नदी कौन सी? मैंने आपको बताया था बिजराल, दिवेर और खमनोर। खमनोर से तो कौन सी निकल रही है? बनास खुद निकल रही है। दिवेर, देवर को क्या बना के रखती है? वो कोट वोट बना के रखती है, तो कोठारी। और यहाँ पे जो बिजराल से निकल रही थी वो कौन सी थी? खारी। तो ये जो खारी नदी है ये बनास की सबसे लंबी नदी है। और बेड़च नदी जो है वो बनास की सबसे लंबी दाएं हाथ की, नीचे की तरफ से आती है ना इस तरीके से। यहाँ गोगुंदा की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ से जो आयड़ आती है, फिर एक झील के अंदर, उदय सागर झील के अंदर, और फिर ये बेड़च कहलाती है। तो दाएं हाथ की हो गई है। दाएं हाथ की सबसे लंबी नदी जो है वो बेड़च होती है, या फिर आयड़ भी लिखा जा सकता है इसको। बनास नदी राजस्थान की, राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी जो है वो है।
राजस्थान के अंदर से बहने वाली सबसे लंबी तो चंबल हो गई 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर ही बहने वाली ये राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर तक जाती है। तो राजस्थान के अंदर बहने वाली जो है वो राज्य की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अन्य नाम क्या क्या है, एक तो वनों की आशा, एक वर्णाशा और एक वशिष्ठी। फिर इसके अंदर जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, एक तो बिगोद बनता है भीलवाड़ा के अंदर, एक राजमहल बनता है टोंक के अंदर, एक जोधपुरिया टोंक के अंदर और एक रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया। ये तो किस किस से बनता है, चंबल पे बनता है, फिर बैसे बनास, फिर सैसे सीप, तो ये तो हमने पढ़ लिया। फिर जो बिगोद है ये भीलवाड़ा के अंदर बनता है बनास, बेड़च और मेनाल नदी के मिलने से। राजमहल बनास, खारी और डाई ये कहाँ पर बनता है, राजमहल टोंक के अंदर जो है वो बनता है। जोधपुरिया कहाँ पर बनता है, बनास, बांडी और मासी। आप थोड़ा सा पीछे जाके और ये देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, इनके नाम देख लेना, बिगोद, राजमहल और जोधपुरिया और रामेश्वर घाट जो है वो हमने देख ही लिया। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो बनास नदी बह रही है तो टोंक के अंदर इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक जो है वो बांध बना हुआ है, और वो कौन सा है, बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध की अगर बात करें तो बिसलपुर बांध का निर्माण जो है वो 1893 में नहीं, 1999 के अंदर जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 1999 के अंदर ये बना था और कहाँ पर स्थित है, टोंक के अंदर स्थित है, और कौन सी नदी पर, बनास नदी पर ये स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट का बना हुआ ये बांध माना जाता है। तो कंक्रीट का बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है, बिसलपुर बांध। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना ये है। राज्य को जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये पानी सप्लाई करती है पीने के लिए जो है, इसलिए इसको जो है वो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना माना जाता है। जलापूर्ति कहाँ कहाँ पर, टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, टोंक के अंदर तो स्थित ही है और जयपुर तक इसकी सप्लाई आती है। तो जयपुर के अंदर आएगी तो अजमेर और नागौर और दौसा और सवाई माधोपुर, ये भी जो है वो इसके। फिर ERCP जो है, ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जोड़ने का इसको जो है वो प्रस्ताव रखा गया है कि भाई इसके अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो अन्य जो नदियां हैं वहां से जो है वो इसको पानी ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, इसके लिए इनको जो है आपस के अंदर जोड़ दिया जाएगा। बिसलपुर बांध का अधिशेष जल जो है वो कहाँ पर छोड़ा जाएगा, इसरदा बांध, जो कि मैंने आपको बताया था भाई इसरदा बांध जो है वहाँ पर जो है वो इसके अतिरिक्त पानी को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। इसको जो है यहाँ पर टूरिज्म बढ़े इसलिए इसको जो है वो मिनी गोवा का जो टाइटल है वो पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया है, ताकि यहाँ पर पर्यटन को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। इसके पास में ही जो है वो एक फिश एक्वेरियम जो है उसकी स्थापना की गई है। कहने का मतलब एक एक्वेरियम बना दिया, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रजाति की जो है वो मछलियों को रखा गया है और मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है वो भी स्थापित किया गया है। 2008 के अंदर ये जो बिसलपुर बांध है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये हरियाली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो जैव विविधता ठीक है। तो वहाँ पर 2008 के अंदर जो है वो इसको राजस्थान का प्रथम संरक्षण रिजर्व जो है उसके रूप में इसको जो है वो बनाया गया, इसको पहला संरक्षित क्षेत्र जो है वो बनाया गया। तो ये थी हमारी कौन सी, बनास नदी। अब बनास नदी की बात आई है तो इस पर बनने वाले जो बांध हैं वो भी देख लो। एक तो हमने देख ही लिया बनास के ऊपर कौन सा, बिसलपुर बांध, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर और बन जाता है कि एक सीक्वेंस बताओ कि इस पर बनने वाले, जैसे हमने जो है वो जो बाणगंगा जो नदी थी उस पर देखा था कि भाई पहले बन रहा था रामगढ़ बांध, फिर जो है उस पर बन रहा था कौन सा, अजान बांध। इसी तरीके से इस पर जो है वो ये कौन सी नदी है, बनास। इस पर एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भाई सीक्वेंस के अंदर बताओ उद्गम से लेकर और इसके मिलन तक की इसके अंदर कौन कौन से बांध हैं। तो राजसमंद के अंदर बनता है इस पर एक नंद संबंध। ये कहाँ पर बन रहा है, राजसमंद के ऊपर एक बांध बना हुआ है, कौन सा, नंद संबंध। फिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर बना हुआ है इसके अंदर मात्र कुंडिया। तो मात्र कुंडिया बांध कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ये तो था नंद संबंध। फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर मात्र कुंडिया। फिर मैंने अभी आपको बताया बिसलपुर,
वो कहाँ पर है, टोंक के अंदर है, टोंक के अंदर है। तो ये पहले नंद संबंध है, फिर मातृकुंडिया है, फिर बिसलपुर है, और फिर लास्ट के अंदर जो है वो ईसरदा बांध है, ईसरदा बांध। और ये कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। और अभी मैंने आपको बताया कि बिसलपुर से जो है वो इसको जोड़ा जाएगा ERCP के तहत। ईसरदा बांध के अंदर जब पानी कम होगा तो बिसलपुर से जो है वो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इसके अंदर बांध का एक सीक्वेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वॉर रूम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वॉर रूम के साथ जुड़ जाइए। और जो आपको इंडियन ज्योग्राफी है वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।